करता हूं एक बार फिर से आप सभी का सिखवाल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ठीक 7 बजते ही अपनी क्लास प्रारंभ हो जाती है। और आज भी दोस्तों ठीक 7 बजते ही अपने पॉलिटी की क्लास प्रारंभ हो गई है। दोस्तों अपन स्टेट पॉलिटी पढ़ रहे हैं और जो स्टेट पॉलिटी अपन पढ़ रहे हैं उस पॉलिटी की बुनियाद क्या है, उस पॉलिटी का आधार क्या है दोस्तों, अपने सिखवाल की सुविख्यात सुप्रसिद्ध पुस्तक मानचित्रावली में जिस रूप में पॉलिटी को लिखा गया उस रूप में है जो अपन पढ़ रहे हैं। तो आप सभी को सिखवाल की ये सुविख्यात मानचित्रावली पुस्तक बाजार से ले आनी है। मुझे पता है अधिकतर साथी ले आए हैं और जो नहीं लाए हैं वो भी ले आइए। और दोस्तों प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब पे, अब तक जितनी भी स्टेट पॉलिटी की क्लासें हुई है उन सब की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो प्लेलिस्ट पे जाकर के है जो उनका है जो आप लाभ ले लीजिएगा। दोस्तों क्रम से पढ़ लेना, क्रम से है जो इसमें लिखा गया वैसे ही पढ़ाया गया है, तो आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज का टॉपिक क्या है दोस्तों, आज का टॉपिक है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन है जो लोकल गवर्नमेंट है जो अपने आज का टॉपिक है, जिसके अंदर अपन आज विशेष रूप से पंचायती राज की समितियों वगैरह पे अध्ययन करेंगे, इसकी पृष्ठभूमि पे बात करेंगे, इसके इतिहास पे बात करेंगे, इसके कंसेप्ट पे है जो आज अपन बात करने वाले हैं। आज की क्लास बेहद शानदार रहने वाली है, एक समझ विकसित करेगी आपकी कि आखिर स्थानीय स्वशासन है क्या, इसका इतिहास क्या है और ये किस प्रकार से 73वें 74वें संविधान संशोधन के तहत एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त करता है। तो संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने तक की कहानी आज की इस क्लास में अपन समेटेंगे और इससे आगे की कहानी अगली क्लास में है जो अपन लेंगे। कहानी इसलिए क्योंकि अपन पढ़ते कहानियों के रूप में ही है दोस्तों। जी हेमराज जी सही समय पे उपस्थित हो गए हैं। राम नरेश प्रजावत गुरुवर, हाँ जी नमस्कार नमस्कार। इतना मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, अपन दोस्तों की तरह हैं और दोस्त बने रहेंगे। अपना रिश्ता मैं पहले भी कहा था और आज भी कहता हूं, अपना रिश्ता भाई भाई का रिश्ता है, गुरु शिष्य का रिश्ता। इतना अभी मैं अपने आप को इतना काबिल नहीं मानता और मैं ऐसा चाहता भी नहीं हूं कि इस प्रकार से कोई रिश्ता बने। अपन भाई भाई हैं, मिलके पढ़ते हैं, कुछ जानकारियां आप शेयर करते हो, कुछ मैं करता हूं और अध्ययन है जो कर रहे हैं। बिल्कुल जेपी शर्मा जी का स्वागत है, संदीप जी आपका भी नमस्कार, बीकानेर से आपका स्वागत किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है। बीकानेर वालों ने मरु प्रदेश की मांग उठाई और अब मरु प्रदेश बनने की क्या है, थोड़ी थोड़ी संभावना है, परंतु ज्यादा कोई संभावना नहीं है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। हरिओम जी कह रहे हैं महिला आयोग बाकी रह गया। महिला आयोग बाकी नहीं रह गया, उसका वीडियो बना दिया गया है, कल है जो आपको यूट्यूब पे अपलोड कर लिया जाएगा, क्योंकि महिला आयोग बहुत छोटा सा टॉपिक है, 5-6 मिनट का वीडियो बना है, वो है जो आपको अपलोड करके आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। हाँ संदीप जी कह रहे हैं मेरी फर्स्ट क्लास है, तो फर्स्ट क्लास में आपको बहुत आनंद आने वाला है और ये आपकी प्रथम क्लास होगी, परंतु लास्ट नहीं होगी क्योंकि आप लगातार जुड़े रहोगे। हाँ जी ओके सर बेस्ट। हाँ जी मंजू जी आपका भी स्वागत है, जय श्री कृष्ण। अब अपन है जो पढ़ना प्रारंभ करते हैं और आप लोग क्या करो, क्लास को लाइक कर दो। लाइक नहीं करते हो आप लोग, आजकल कंजूसी करने लग गए, लाइक भी नहीं करते हो और शेयर भी करना लगभग है जो आपने बंद ही कर दिया है। अपनी जो स्टेट पॉलिटी की पहली क्लास है राज्यपाल की, उसकी रिच है जो करीब करीब 3-4 हजार लोगों तक की है, फिर बाकी क्लासों पे 1000-1500 और अब तो दोस्तों 500 से क्रॉस हो रही है क्लासें। ऐसा नहीं होना चाहिए, हम मेहनत कर रहे हैं तो आप थोड़ी मेहनत आप भी करो, इस मेहनत को एप्रिशिएट करो, क्लासों को शेयर करो, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ और दोस्त नहीं पढ़ रहे हैं तो भी उन्हें कहो पढ़े इस क्लास को, इस क्लास का आनंद जरूर ले दोस्तों। अब है जो अपन पढ़ना प्रारंभ कर लेते हैं स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन है जो अपन पढ़ेंगे, स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन में जो अपन पंचायती राज और नगरीय शासन पढ़ते हैं, इसको पढ़ने से पहले अपन को इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए कि आखिर ये जो ये स्थानीय स्वशासन है क्या। तो दोस्तों आप सभी जानते हो कि भारत में 3 स्तर का शासन है। सबसे पहले केंद्र सरकार आती है, सबसे पहले केंद्र सरकार, इसके बाद राज्य सरकार, इसके बाद कौन सी दोस्तों, राज्य सरकार। राज्य सरकार के बाद कौन सा आता है दोस्तों, आपके स्थानीय स्वशासन आता है, स्थानीय स्वशासन आता है।
स्थानीय स्वशासन है जो आता है। तो ये जो शासन का तीसरा स्तर है वो क्या है दोस्तों, स्थानीय स्वशासन है। केंद्रीय स्तर पे केंद्र सरकार, जो भारत सरकार होती है वो केंद्र सरकार होगी, राज्य स्तर पे राज्य सरकार, और लोकल स्तर पे स्थानीय स्वशासन। शाब्दिक अर्थों से इसके जो शब्द है उससे ये स्पष्ट हो जाता है स्थानीय स्वशासन मतलब क्या हो गया, स्थान विशेष का शासन। कैसा शासन दोस्तों, स्थान विशेष का शासन। कैसा शासन दोस्तों, स्थान विशेष का शासन। इसे क्या कह सकते हैं अपन, स्थान विशेष के शासन को अपन स्थानीय स्वशासन है जो कह सकते हैं। स्थान विशेष का शासन मतलब क्या, एक क्षेत्र विशेष का लोकल स्तर का शासन, यानी कि लोकल स्तर पे लोकल जनता द्वारा, स्थानीय जनता द्वारा स्थानीय मुद्दों पर, स्थानीय जनता द्वारा स्थानीय मुद्दों पर स्थानीय चुनावों के माध्यम से, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, स्थानीय संसाधनों के माध्यम से जो शासन किया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं, स्थानीय स्वशासन कहते हैं। दोस्तों अब मुझे लगता है कि आपको स्थानीय स्वशासन समझ में आ गया होगा। और स्थानीय स्वशासन में क्या पढ़ते हैं अपन, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण और नगरीय पढ़ते हैं, नगरीय स्वशासन पढ़ते हैं, पंचायती राज और आपके नगरीय स्वशासन, इनको है जो अपन पढ़ते हैं। इनको 73वें 74वें संविधान संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया। ये सारी बातें अपन जानते हैं, परंतु इससे पहले अपन है जो इस स्थानीय स्वशासन का इतिहास देखते हैं, इस स्थानीय स्वशासन की हिस्ट्री पे है जो चर्चा प्रारंभ करते हैं। हाँ जी प्रेमराज जी स्वागत है आपका। हाँ जी अब देखिए दोस्तों, स्थानीय स्वशासन के इतिहास पे बात करें यदि अपन, इतिहास इसके हिस्ट्री पे यदि अपन बात करें तो हिस्ट्री को अपन दो खंडों में तोड़ सकते हैं। एक तो अपन बात कर सकते हैं स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता से पूर्व, मतलब स्वतंत्रता से पहले स्थानीय स्वशासन का क्या मामला था, मतलब कहीं पे स्थानीय स्तर पे शासन होता था या नहीं होता था। इसके बाद अपन देखेंगे कि स्वतंत्रता के बाद इसका विकास कैसे हुआ। स्वतंत्रता के बाद है जो इसका विकास कैसे हुआ, दो रूपों में है जो अपन देखेंगे। तो स्वतंत्रता से पूर्व की जो अपन बात कर रहे हैं उसको भी अपन दो खंडों में ले सकते हैं दोस्तों, उसको भी अपन है जो दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो दोस्तों प्राचीन काल, कौन सा दोस्तों, प्राचीन काल में देख सकते हैं, प्राचीन काल, और दोस्तों दूसरा अपन देख सकते हैं ब्रिटिश काल। ब्रिटिश काल में है जो अपन देख सकते हैं। प्राचीन काल में देखें, यदि प्राचीन काल में झांक के देखें तो प्राचीन काल में भी दोस्तों अपन को स्थानीय स्वशासन के मतलब जो लोकल गवर्नमेंट है उसके हैं जो कुछ न कुछ प्रमाण मिलते रहते हैं। कौन कौन से देखिए दोस्तों, हाँ अलका जी स्वागत है आपका भी। कौन कौन से प्रमाण अपन को मिलते रहते हैं, देखिए दोस्तों बात करूं यदि मैं वैदिक सभ्यता की, वैदिक सभ्यता की बात करूं या वैदिक काल की मैं बात करूं तो वैदिक काल में दोस्तों आपने पढ़ा होगा, यदि प्राचीन इतिहास आपने ढंग से पढ़ा है तो आपने वहां पे एक सभा नाम की समिति, सभा नाम की संस्था पढ़ी होगी, एक समिति है जो पढ़ी होगी, सभा समिति ग्रामीणी, ऐसी कुछ संस्थाएं आपने पढ़ी होगी। ये क्या थी दोस्तों, लोकल गवर्नमेंट के ही ये उदाहरण हुआ करते थे। तो यदि आपसे कोई पूछे कि वैदिक काल में स्थानीय स्वशासन के क्या प्रमाण मिले हैं तो आप कहोगे सभा समिति और ग्रामीण नामक जो संस्थाएं थी वो लोकल शासन से हैं, जो लोकल गवर्नमेंट से संबंधित थी। इसके बाद यदि स्थानीय स्वशासन का सबसे सुदृढ़ रूप अपन को प्राचीन काल में कहीं पे नजर आता है तो कहां पे नजर आता है, चोल साम्राज्य में नजर आता है। कहां पे आता है दोस्तों, चोल साम्राज्य, चोल साम्राज्य में जो नजर आता है। चोल साम्राज्य में क्या दोस्तों अपन को स्थानीय स्वशासन का सबसे सुदृढ़ रूप है जो देखने को मिलता है। चोल साम्राज्य कहां पे था, यदि हिस्ट्री आपने ढंग से पढ़ी है तो आपको पता है कि चोल साम्राज्य भारत के किस हिस्से में था, कहां पे था, कमेंट बॉक्स में बताइए, और उसका समय भी यदि पता हो तो वो भी बता देना। तो चोल साम्राज्य में जो पंचायती राज हुआ करता था उसे उर है जो कहा जाता था। इसके बाद यदि मुगल काल देखें, मुगल काल देखें दोस्तों तो मुगल काल में भी अपन पाते हैं कि दोस्तों जो ग्राम स्तर पे ग्रामीण मुखिया होते थे उन्हें मुकद्दम कहा जाता था।
क्या कहा जाता था, उन्हें मुकद्दम कहा जाता था। और दोस्तों मुकद्दम के अलावा चौधरी भी कहा जाता था। तो आज भी चौधरी तो प्रचलित है, ये सब है कि नहीं है चौधरी प्रचलित। तो मुकद्दम भी कहा जाता था, चौधरी भी कहा जाता था। और जो नगरों का होता था मुख्य, नगरीय मुख्य होता था, उसे कोतवाल कहा जाता था। उसे क्या कहा जाता था, कोतवाल है जो कहा जाता। तो प्राचीन रूप से जो स्थानीय स्वशासन के अपन को एग्जाम्पल मिलते हैं उस पे हैं जो अपन ने हल्की सी चर्चा की। हाँ डुग्गू जी राम राम, अलका जी का स्वागत है। सभी हैं जो समय पे क्लास ज्वाइन किया करो। हाँ अभी वैसे अपन ने क्लास प्रारंभ की है, बिल्कुल सभी समय पे आगे हो। अब हैं जो एक बार शेयर कर दो, शेयर नहीं करो तो भी एक बात ध्यान में रखना, अब जितने क्लास में उपस्थित हो लास्ट तक उपस्थित रहना। YouTube अपने आप क्लास को शेयर कर देता है। और जो बच्चे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में इस क्लास को देखते हैं उनसे भी मेरा निवेदन यही है कि क्लास आधी अधूरी मत देखा करो, पूरी देखा करो, लाइक भी किया करो और ठीक लगे तो कमेंट भी कर लिया करो, क्योंकि जहां है जो इंटरेक्शन ज्यादा होता है वहां पे है जो उस क्लास को YouTube थोड़ी ज्यादा भेजता है। तो मेरी इतनी हेल्प हो जाएगी यदि आप इतना है जो काम कर लेते हो। तो अब देखिए दोस्तों अपन ब्रिटिश काल पे आते हैं। ब्रिटेन काल में यदि स्थानीय स्वशासन का देखें तो सबसे पहले तो अपन सभी को पता है कि मद्रास में क्या हुआ था दोस्तों, कहां पे, मद्रास में नगर निगम की स्थापना हुई थी। कब, मद्रास में नगर निगम की स्थापना हो गई थी 1688 में। सबसे पहले मद्रास में ब्रिटिश काल में जो स्थानीय स्वशासन का अपन को सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिलता है वो कौन सा, कि मद्रास में 88 में क्या हुआ, नगर निगम की स्थापना हुई। किसकी हुई दोस्तों, नगर निगम की है जो स्थापना की गई, नगर निगम की स्थापना की गई। इसके बाद आप सभी जानते हो 1866 में क्या हुआ था, 1864 में क्या हुआ था, जो राजस्थान की माउंट आबू है, अपन राजस्थान के संदर्भ में देख रहे हैं, माउंट आबू में क्या हुआ था दोस्तों, देश की प्रथम नगर पालिका गठित हुई थी। नगर पालिका का है जो गठन हुआ था, नगर निगम मद्रास, नगर पालिका माउंट आबू। इसके बाद दोस्तों एक भारत के गवर्नर जनरल हुए, कौन, लॉर्ड रिपन हुए। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। तो लॉर्ड रिपन को अपन को खास तौर से ध्यान में रखना है। लॉर्ड रिपन ने क्या किया था दोस्तों, जो इस लोकल बॉडी हैं उनको सुदृढ़ बनाने के लिए बहुत सारे प्रस्ताव लाए और उन प्रस्तावों पे हैं जो कठोरता से नियम बना के उन्हें लागू करने का प्रयास किया। विकेंद्रीकरण को सबसे पहले लागू करने वाले व्यक्ति कौन थे, लॉर्ड रिपन थे। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है, स्थानीय शासन का जनक है जो इन्हें कहा जाता है। ये बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, क्योंकि स्थानीय शासन को सुदृढ़ करने के लिए इन्होंने कई सारे प्रस्ताव हैं जो लाए थे। इसके अलावा अपन ब्रिटिश काल में एक और पॉइंट को ले सकते हैं जहां से प्रश्न पूछा गया है कि ब्रिटिश काल में ही आपके जो गांधी जी थे, जो मोहनदास करमचंद गांधी थे, इन्होंने है जो ग्राम स्वराज की है जो कल्पना की, ग्राम स्वराज की है जो कल्पना की। और इनकी पुस्तक क्या नाम था, ग्राम स्वराज की कल्पना महात्मा गांधी जी ने की, परंतु कौन सी पुस्तक में की, ये आपको है जो कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइए, देखिए कौन बताता है। मरु प्रदेश बनना चाहिए क्या सर, हाँ पल दो पल वाले कह रहे हैं मरु प्रदेश बनना चाहिए क्या। अच्छा बिल्कुल, हेमराज जी कह रहे हैं दक्षिण भारत में था चोल साम्राज्य, बिल्कुल सही कह रहे हो हेमराज जी। तो मरु प्रदेश बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, आप हैं जो अपने कमेंट बॉक्स में राय दे दो, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। देखो वोट बैंक की राजनीति है, किसी ने जिले बनाए तो कोई राज्य बनाने पे तुला हुआ है, बाकी इन चीजों में रखा कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन का है जो इन्हें जनक कहा जाता। अब अपन आते हैं कि स्वतंत्रता के बाद है जो क्या क्या है जो डेवलपमेंट हुए पंचायती राज के संदर्भ में, स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में। हेमराज जी ने बिल्कुल सही कहा, सोल वंश की स्थापना 850 ईसा पूर्व में हुई। बिल्कुल दक्षिण भारत मतलब जो तमिलनाडु वाला हिस्सा है वहां पे है जो चोल साम्राज्य हुआ करता था और इस साम्राज्य का विस्तार इंडोनेशिया तक है जो हुआ करता था। अब देखिए स्वतंत्रता के बाद यदि अपन देखें तो स्वतंत्रता के बाद संविधान आया, तो संविधान का कौन सा भाग, संविधान का भाग देखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। संविधान
कि भाग 4 में, कौन से भाग में दोस्तों, भाग 4 में है जो पंचायती राज के संदर्भ में व्यवस्था की गई। और भाग 4 में क्या है आप सभी को पता है, नीति निर्देशक तत्व हैं। और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व के रूप में अनुच्छेद 40 में, कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 40 में है जो पंचायती राज को गठन करने की बात है जो कही गई। कहां पे, अनुच्छेद 40 में है जो पंचायती राज को स्थापित करने की बात कही गई। स्वतंत्रता के बाद पंचायती राज के संदर्भ में यह पहला डेवलपमेंट था। जब अनुच्छेद 40 में बोल दिया कि राज्य का कर्तव्य होगा कि वो पंचायतों का गठन करे और उन्हें इतनी शक्तियां प्रदान करे, उन्हें इतना पावर प्रदान करे कि वह अपने स्तर पे, स्थानीय स्तर पे स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य कर सके। हाँ जी बिल्कुल, अनुच्छेद 40 सही कह रहे हो हेमराज जी। तो अनुच्छेद 40 में जब ये बात जोड़ी गई तो दोस्तों केंद्र सरकार ने एक कार्यक्रम प्रारंभ किया 1952 में। कब प्रारंभ किया, 1952 में, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम है जो प्रारंभ किया किसने, केंद्र सरकार ने। तो केंद्र स्तर पे इतनी बात हो गई। फिर राजस्थान स्तर पे यदि अपन देखें तो राजस्थान स्तर पे यदि अपन देखें तो राजस्थान स्तर पे अपन देखेंगे कि दोस्तों स्वतंत्रता के बाद राजस्थान स्तर पे अपन देखें तो दोस्तों 30 मार्च को, यहां से प्रश्न आया है दोस्तों, 30 मार्च 1949 को जब राजस्थान की स्थापना हुई, उसी दिन है जो पंचायती राज विभाग की भी क्या कर दी गई दोस्तों, स्थापना है जो कर दी गई। पंचायती राज विभाग की भी स्थापना कर दी गई। कब, 30 मार्च 1949 को। और दोस्तों 1953 को पंचायती राज अधिनियम राजस्थान में लाया गया, अधिनियम भी राजस्थान में लाया गया। पंचायती राज अधिनियम कब लाया गया राजस्थान में, 1953 में लाया गया, जो जनवरी 1954 में लागू हो गया। इसके बाद है जो राजस्थान में ग्राम पंचायतों का गठन पहली बार किया गया इसी अधिनियम के तहत। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट शेयर कर देता हूं, यदि आप यहां लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो राजस्थान का यहां एक बॉक्स बना के लिख दो बॉक्स बना के लिख दो कि स्वतंत्रता से पहले, राजस्थान के बनने से पहले रियासत काल में भी ऐसी कई रियासतें थी जिन्होंने पंचायती राज अधिनियम पारित किए। यहां से प्रश्न आया है तो कौन कौन सी थी, पहली थी बीकानेर। कौन सी थी दोस्तों, बीकानेर थी। और बीकानेर में पंचायती राज अधिनियम सबसे पहले 1928 में पारित हुआ। फिर जयपुर में हुआ। कहां पे हुआ दोस्तों, जयपुर में हुआ। जयपुर में कब हुआ, 1938 में हुआ। और जयपुर के बाद दोस्तों कहां पे हुआ, जयपुर के बाद सिरोही में हुआ। सिरोही में कब हुआ दोस्तों, आपके 1943 में हुआ। इसके बाद भरतपुर में हुआ। भरतपुर जो रियासत थी, भरतपुर रियासत में हुआ। भरतपुर रियासत में 1944 को पंचायती राज अधिनियम पारित हुआ। और इसके बाद यदि पूछा जाए तो आप कहोगे सबसे लास्ट में कौन दोस्तों, करौली में है जो ये अधिनियम पारित हुआ, 1949 में है जो करौली में पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया। तो आप इन बातों का भी है जो ध्यान रख सकते हो दोस्तों कि आजादी से पहले रियासत काल में राजस्थान की कौन कौन सी रियासतों में पंचायती राज अधिनियम पारित कर दिया गया। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, यहां से प्रश्न आने की संभावना थोड़ी बनी रहती है दोस्तों। हाँ जी, राजकुमार जी स्वागत है। कमल कारू बिल्कुल स्वागत है आपका भी। क्लास आपने बहुत लेट ज्वाइन की, कोई दिक्कत नहीं। 1 जनवरी 1954 को लागू हुआ, बिल्कुल सही कह रहे हैं हेमराज जी हमेशा सही फैक्ट शेयर करते हैं जी। अब है जो दोस्तों अपन आ जाते हैं कि इनके बाद, मतलब इतनी सारी बातें हो गई। और दोस्तों एक जो मैंने आपको बताया 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया केंद्र ने पंचायती राज संस्थाओं को थोड़ा सुदृढ़ बनाने के लिए। परंतु ये क्या हो गया दोस्तों, असफल हो गया। ये क्या हो गया दोस्तों, असफल हो गया। तो ये असफल क्यों हुआ, इस पे विचार करने के लिए और पंचायती राज संस्थाओं को और सुदृढ़ कैसे बनाया जाए, इस हेतु दोस्तों विभिन्न समितियों का गठन किया गया। उन समितियों के बारे में है जो अपन विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। तो पहली समिति कौन सी है, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति, कौन सी समिति दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति है जो इस संदर्भ में पहली समिति है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया, यदि आपसे गठन पूछा जाए तो आप सभी क्या कहोगे, क्योंकि इसका गठन याद रखना है, गठन के महीना याद रख लो, तारीख नहीं तो। गठन किया गया
जनवरी 1957 को बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। और क्यों किया गया दोस्तों, मैंने अभी आपके साथ चर्चा की कि जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो था, सामुदायिक विकास जो कार्यक्रम था वो क्या हो गया था, असफल हो गया था। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का मूल्यांकन करने हेतु, असफलता का मूल्यांकन करने हेतु क्या किया गया, इस समिति का गठन किया गया। यदि आपसे यह पूछे कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन क्यों किया गया, तो आप कहोगे सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो 1952 में प्रारंभ हुआ था वो असफल हो गया। तो उस असफलता के कारण, उस असफलता के कारणों का मूल्यांकन करने हेतु क्या किया गया दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। हाँ जी, एलडीसी भर्ती आएगी क्या सर? हाँ, भर्तियों के बारे में अपन है जो अलग वीडियो बनाते रहते हैं, आप हैं जो उनका आनंद लेते रहना, ठीक है। राजकुमार बलवंत राय मेहता समिति, देशराज जी बिल्कुल आपका स्वागत है। 24 नवंबर 1957 को रिपोर्ट पेश की हेमराज जी, बहुत शानदार है ना। तो अब गठन हो गया जनवरी 1957 को, तो रिपोर्ट कब सौंपी इस समिति ने, तो नवंबर, जैसे हेमराज जी कह रहे हैं 24 नवंबर 1957 को इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। तो रिपोर्ट में सिफारिशें क्या दी, ये वो इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट में सिफारिशें क्या दी, सिफारिशें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिफारिशें इंपॉर्टेंट है। और सिफारिश क्या दी दोस्तों, पहली सिफारिश क्या थी कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किया जाए, विकेंद्रीकरण पर बल दिया जाए। ये है जो पहली सिफारिश की, किसने, बलवंत राय मेहता ने। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण किया जाए। मतलब कि अपन केंद्रीय स्तर पे चुनाव करवाते हैं, राज्य स्तर पे चुनाव करवाते हैं, वैसे ही स्थानीय लेवल पे भी चुनाव करो। मतलब लोकतंत्र को विस्तारित करो, उसका विकेंद्रीकरण करो, उसे सेंट्रलाइज मत रखो। और पंचायती राज को कुछ पावर भी दो ताकि वह क्या कर सके, अपने स्तर पे शासन को ढंग से संचालित कर सके। इसलिए पहली सिफारिश थी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पे बल दिया जाए। और इसी सिफारिश के कारण दोस्तों जो बलवंत राय जो मेहता जी हैं, इन्हें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक कहा गया। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, मेहता जी को कहा जाता है। यह ध्यान में रखना। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस समिति में इन्होंने यह सिफारिश दी थी कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पे बल दिया जाए। और दूसरी जो सिफारिश दी थी वो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहां से प्रश्न आता है। कहा गया कि पंचायती राज्यों का गठन किया जाए और पंचायती राज में त्रिस्तरीय व्यवस्था की जाए। कैसी व्यवस्था की जाए, त्रिस्तरीय व्यवस्था है जो की जाए। त्रिस्तरीय व्यवस्था पे बल देने की बात किसने की दोस्तों, आपके बलवंत राय मेहता समिति ने की कि जो पंचायती राज बनेगा वो 3 स्तर का होना चाहिए। 3 स्तर का कैसे, जिला स्तर, खंड स्तर और ग्राम स्तर। 3 स्तर कौन कौन से, जिला स्तर, खंड स्तर और ग्राम स्तर। बिल्कुल मेहता जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, राजकुमार जी बिल्कुल सही कह रहे हो। और पल दो पल वाले आज पूरी क्लास में बने हुए हैं, ठीक है। तो त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात की, कौन कौन से 3 स्तर थे, जिला था, और कौन सा था दोस्तों, जिला था, और दोस्तों खंड स्तर पे बात की गई कि खंड स्तर पे गठन किया जाए, और जो बात की गई कि ग्राम स्तर पे है जो पंचायती राज्यों का गठन किया जाए। तो ये थी दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें। और इन सिफारिशों के आधार पे पंचायती राज पूजा सैनी जी कह रहे हैं कि सर मैं एप्लीकेशन की पुरानी स्टूडेंट हूं। तो आपका फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। आपके कई नए साथी भी हैं जो चैनल पे जुड़ चुके हैं, तो पुराने साथियों का भी है जो हमेशा स्वागत रहता है, ठीक है दोस्तों। तो अब अपन ने जो अब बलवंत राय मेहता समिति को देख लिया, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, इतनी ही बातें हैं बलवंत राय मेहता समिति के संदर्भ में। अब देखिए दोस्तों, अब बलवंत राय मेहता समिति ने कह दिया है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करो, इसको सुदृढ़, इस ढांचे को सुदृढ़ बनाओ, त्रिस्तरीय संस्था बनाओ। तो पंचायती राज का भारत में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के बाद सूत्रपात किया गया। तो पंचायती राज का सूत्रपात,
सूत्रपात कहां पे हुआ दोस्तों, आप सभी को पता है कहां पे हुआ दोस्तों, कहां पे से पहले ये जानते थे कब हुआ, तो दोस्तों 2 अक्टूबर के दिन, 2 अक्टूबर 1959 को। सभी कमेंट बॉक्स में लिख दो, क्योंकि आप सभी को पता है ये फैक्ट तो इतनी बार पढ़ा गया और इतनी बार पूछा गया कि गांव के बच्चे को ये फैक्ट पता है कि पंचायती राज का सूत्रपात 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहां पे किया गया। 2 अक्टूबर 1949 को 59 को पंडित नेहरू द्वारा, पंडित नेहरू उस समय के जो भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, ये कहां पहुंचे दोस्तों, राजस्थान पहुंचे। कहां पहुंचे, राजस्थान पहुंचे। राजस्थान में भी कहां पहुंचे, नागौर पहुंचे। राजस्थान में भी कहां पहुंचे, नागौर पहुंचे। नागौर में भी कहां पहुंचे, बगदरी गांव में पहुंचे। बगदरी गांव में पहुंचे, बगदरी गांव में पहुंचे। और यहां पे क्या किया दोस्तों, यहां पे है जो पंचायती राज का सूत्रपात किया गया, पंचायती राज का उद्घाटन किया गया है, सूत्रपात किया है। यहां से है जो भारत में पंचायती राज की एक सुदृढ़ शुरुआत होती है। और पंचायती राज के संदर्भ में 2 अक्टूबर 1949 का दिन बेहद महत्वपूर्ण है दोस्तों। हाँ, बगदरी गांव, नागौर, बिल्कुल हेमराज जी सही कह रहे हैं, देशराज जी गुजर भी सही कह रहे हैं, पुष्पेंद्र जी भी हैं जो सही कह रहे हैं। क्लास को शेयर करो भाई, शेयर क्यों नहीं कर रहे हो। सर इंडियन पॉलिटी का कोर्स लिया है, उसमें से आगे के टॉपिक भी पढ़ाए। हाँ, वो जो इंडियन पॉलिटी का आपने ये जो कोर्स लिया है, जिस कोर्स की आप बात कर रहे हो, उस कोर्स का विज्ञापन भी मैं रोज करता हूं, जो 99 रुपए वाला कोर्स है। उसमें दोस्तों अपन इंडियन पॉलिटी को पूरी डिटेल में पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप आरएएस या यूपीएससी मेंस का भी एग्जाम लिखना चाहो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आए। मतलब इसमें मैं अपना 100% झोंक रहा हूं, जितनी ताकत मैं लगा सकता हूं पढ़ाने में, उतनी ताकत लगा के इसमें मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा। अब तक काफी क्लासें हो चुकी हैं। और दोस्तों 3 अक्टूबर के बाद को, दोस्तों कब, 3 अक्टूबर के बाद है जो अपन क्या करेंगे, यहां पे क्लासें हैं जो कंटिन्यू करेंगे। 3 अक्टूबर 2023 के बाद यहाँ क्लासें कंटिन्यू रहेगी, लाइव क्लास रहेगी। तो आप जिसने भी इसे ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर ले, पहले तो ज्वाइन कर ले और इसका आनंद लेते रहे दोस्तों। और मैराथन क्लास होगी 24 तारीख को, आप सभी को पता होगा, है ना। हाँ, अब वापस आ जाते हैं अपने पढ़ने वाले टॉपिक पे। बिल्कुल, बगदरी गांव है ना। तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। 9वीं अनुसूची, हाँ 9वीं अनुसूची क्या कहना चाह रहे हो। हाँ, बगदरी गांव कौन से जिले में है, नागौर में है। देखो कौन से जिले में है, ये नागौर में, अभी वर्तमान में भी नागौर में ही है। अभी जो नए जिले बने ना उसमें ये परिवर्तित नहीं हुआ, क्योंकि अब ये नागौर शहर में आ गया। अब ये गांव रहा ही नहीं, नागौर शहर का विस्तार हुआ और अब ये शहर में शामिल हो गया। ये बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। पंचायती राज राज्य मंत्री नाथूराम मिर्धा, बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा, कौन सी क्लासों को है जो आपको वापस पढ़ना पड़ेगा। हाँ जी, देखिए दोस्तों, पंचायती राज का सूत्रपात हो गया, बगदरी गांव नागौर से हो गया। और तात्कालीन मुख्यमंत्री पूछे जाते हैं तो मुख्यमंत्री, जैसे हेमराज जी ने बता दिया है, मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों, मुख्यमंत्री थे आपके मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया। तो इस प्रकार से पंचायती राज को शुरुआत करने वाला, प्रारंभ करने वाला राजस्थान तो पहला राज्य बना। परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि द्वितीय राज्य कौन सा था, तो द्वितीय राज्य था दोस्तों आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य था दोस्तों, आंध्र प्रदेश था। और आंध्र प्रदेश में पंचायती राज कब लागू हुआ, 11 अक्टूबर 1949 को लागू हो गया। यह फैक्ट भी ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है कि पंचायती राज की सबसे पहले शुरुआत तो राजस्थान में हुई, परंतु दूसरा राज्य कौन सा है यह आपको है जो ध्यान में रखना है। नागौर में बगदरी गांव, बिल्कुल पूजा सैनी जी सही कह रहे हो। पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं बूंदी से राम राम, तो जयपुर से आपको राम राम, जयपुर से आपको राम राम। राजकुमार जी कह रहे हैं मोहनलाल सुखाड़िया। जारा राम जी, बिल्कुल आपका भी क्लास में पंचायती राज का उल्लेख 9वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में नहीं है, 11वीं अनुसूची में, ये ध्यान में रखना दोस्तों। 9वीं अनुसूची तो क्या है, 9वीं अनुसूची तो दोस्तों भूमि अधिग्रहण बिल या ऐसे बिल जिनका न्यायिक पुनर्विलोकन न किया जाए, उन्हें है जो 9वीं अनुसूची में रखा गया दोस्तों। 9वीं अनुसूची का गठन 2 बार हुआ है, एक बार हुआ फिर निरस्त हुई, फिर है जो एक बार कब, सिक्किम जब सॉरी वो 10वीं अनुसूची थी, ठीक है कोई बात। 73वां संविधान संशोधन, राजकुमार जी सही कह रहे हैं, 11 अक्टूबर, बिल्कुल सही कह रहे हैं पुष्पेंद्र जी।
हाँ जी, शेयर करो, देखे क्लास को एक बार। तो अब दोस्तों सूत्रपात हो गया। परंतु दोस्तों पंचायती राज व्यवस्थाओं के गठन होने के बाद, पंचायती राज व्यवस्थाओं का गठन होने के बाद दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्थाओं का गठन होने के बाद 1965 में आते आते ये कमजोर पड़ने लग गई। 1965 में आते आते ये कमजोर पड़ने लग गई, क्योंकि धन का अभाव था एक तो इनके लिए, नियमित चुनाव नहीं हो पा रहे थे, और लोगों में राजनीतिक चेतना भी नहीं थी, लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, सरपंच के चुनाव में अब जितना इंटरेस्ट लेते हैं तब इतना इंटरेस्ट लेते नहीं थे। तो दोस्तों 1965 के बाद पंचायती राज जो संस्थाएं थी वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। तो ये जब कमजोर पड़ने लगी तो फिर से बहुत सारी समितियों का गठन किया गया। अब है जो अपन एक एक करके उन समितियों का है जो अध्ययन करते हैं दोस्तों। हाँ जी, एक एक करके उन समितियों का अध्ययन करते हैं। तो 1965 के बाद जब पंचायती राज कमजोर पड़ने लगा तो उसके बाद जो पहली समिति गठित हुई वो कौन सी? अशोक मेहता समिति। जो महत्वपूर्ण समितियां हैं जहां से प्रश्न सर्वाधिक पूछे जाते हैं वो मैं एक बार डिटेल में बता दूंगा, और जो अन्य समितियां हैं जैसे गिरधारी लाल समिति हो गई, सादिक अली समिति हो गई, संथानम समिति हो गई, गाडगिल समिति होगी, उनको भी मैं है जो लास्ट में है जो आपके साथ उल्लेखित करता हुआ चलूंगा। सर एसएससी मैथ के लिए भी क्लासेज लगाओ। हाँ बिल्कुल प्रयास करेंगे। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956, बिल्कुल राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में ही आया था। ठीक है। तो अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ? तो गठन दोस्तों यहाँ पे अब अपन को ज्यादा याद नहीं रखना है, बस गठन ही याद रखना है। रिपोर्ट कब दी, गठन की दिनांक वगैरह कुछ याद नहीं रखता, गठन का वर्ष याद रख लो। 1977 में है जो इसका गठन हो गया। कई बार सुमेलित करने के लिए ये जो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति 1977 में जब केंद्र में वो वाली सरकार बनी थी ना, पहली गैर कांग्रेसी सरकार, मोरारजी देसाई वाली सरकार, उस सरकार ने जो इस समिति का गठन किया कि आखिर अब पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ कैसे किया जाए। तो अशोक मेहता समिति का गठन हुआ और इसकी सिफारिशें इंपॉर्टेंट हैं। सिफारिशें, इसकी सिफारिशों को देखिए दोस्तों। पहली सिफारिश क्या है इसकी? पहली सिफारिश इसकी ये है कि भाई पंचायती राज को त्रिस्तरीय मत करो, 2 स्तरीय कर दो, क्योंकि भाई जो लोकल जनता है वो इतनी जागरूक नहीं है, वो ग्राम पंचायतों के चुनाव में कोई इंटरेस्ट तो लेती नहीं है, तो क्यों फालतू में 3 स्तर रखे जाए, 2 ही स्तर रख लिए जाए। तो इन्होंने जो पहली सिफारिश दी वो कहा, क्या कहा? द्विस्तरीय, द्विस्तरीय है जो पंचायती राज का ढांचा होना चाहिए, द्विस्तरीय पंचायती राज का ढांचा होना चाहिए। और दूसरा का, यदि आप पंचायती राज को लोकप्रिय करना चाहते हो, इसमें जनता का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा? राजनीतिक दलों को, राजनीतिक दलों की भूमिका है जो बढ़ानी होगी। मतलब मोटा मोटी ये कहना चाह रही थी कि जो पंचायती राज के चुनाव होते हैं वह राजनीतिक पार्टियों के चुनाव सिंबल पे नहीं होते थे, वह बिना राजनीतिक पार्टियों के चुनाव सिंबल पे होते थे। तो अशोक मेहता समिति ने कहा कि वो चुनाव राजनीतिक पार्टियों के बैनर तले होने चाहिए, जिससे क्या होगी? जनता की इन्वॉल्वमेंट है जो इन चुनावों में बढ़ेगी, है ना। हाँ बिल्कुल, 1977 मंजू, हेमराज जी, राजकुमार जी सभी ने सही कहा कि 1977 में जो इस पार्टी का, इस समिति का है जो गठन हुआ, उसने पहली सिफारिश दी स्तरीय पंचायती राज होना चाहिए, दूसरी सिफारिश दी कि राजनीतिक दलों की भूमिका बढ़नी चाहिए, और तीसरी सिफारिश दी कि इसका कार्यकाल 5 वर्ष रखा है वो नहीं होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 4 वर्ष का कार्यकाल होना चाहिए। कार्यकाल के संदर्भ में कहा कि कार्यकाल कितना रखना है? 4 वर्ष का है जो रखना है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 2 सिफारिशें इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। और इसमें यह भी कहा था कि इन्हें है जो संवैधानिक दर्जा भी दिया जाना चाहिए, संवैधानिक दर्जा। संवैधानिक दर्जे के संदर्भ में इतनी कोई स्पष्ट बात नहीं थी, किंतु उल्लेख मिलता है। परंतु संवैधानिक दर्जे के संदर्भ में तो अपने एलएम जो संघवीय समिति है वो इंपॉर्टेंट है। तो यहां से तो आप हटा सकते हो ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, वहां से प्रश्न आता है तो उसी में है जो अपन ये लिखेंगे। तो 2 सिफारिशें इंपॉर्टेंट है, द्विस्तरीय और राजनीतिक दलों की भूमिका बढ़ाना, यानी कि चुनाव में राजनीतिक दलों का इन्वॉल्वमेंट है जो बढ़ना चाहिए। धर्माराम जी गोदारा जी आपका भी है जो स्वागत है। लाइक कर लो एक बार, सभी क्लास लाइक करोगे और एक बार सभी क्लास को शेयर करोगे। आज बहुत कम स्टूडेंट जुड़े हैं, तो आप लोग शेयर करोगे, साथ बनाए रखोगे तो जरूर है जो विद्यार्थी जुड़ेंगे दोस्तों।
हाँ जी, तो ये हो गई आपकी अशोक मेहता समिति। इसके बाद जो दूसरी महत्वपूर्ण समिति गठित हुई वो कौन सी थी दोस्तों? वो थी जीवी के राव समिति। राव समिति जिसे अपन कार्ड समिति भी कहते हैं। कौन सी समिति? कार्ड समिति। कार्ड समिति का है जो गठन किया गया। तो जीवी के राव समिति का गठन कब हुआ? 1985 में हुआ। कब हुआ दोस्तों? 1985 में हुआ। सीधा इसकी सिफारिशों पे आ जाते हैं। इसकी सिफारिशें क्या क्या रही? इसकी सिफारिशें तो इन्होंने बेहद महत्वपूर्ण सिफारिश दी। जो आपके अशोक मेहता समिति थी, इसने तो कहा कि द्विस्तरीय होनी चाहिए पंचायती राज। दो स्तर कौन कौन से? एक तो जिला स्तर हो जाओ और एक पंचायत समिति स्तर हो जाओ। पंचायत समिति स्तर पे है जो क्या होना चाहिए? पंचायती राज का गठन होना चाहिए। परंतु जीवी के राव समिति थी, इसने कहा कि 2 स्तर 3 स्तर से काम नहीं चलेगा, पंचायती राज संस्थाएं 4 स्तर की होनी चाहिए। ये इसने है जो अलग सिफारिश दी। स्तर कितने स्तरीय होनी चाहिए? 4 स्तरीय हैं जो ये संस्थाएं होनी चाहिए। ये किसने सिफारिश दी? जेवी के राव समिति ने कहा कि पंचायती राज संस्थाएं 4 स्तरीय होनी चाहिए। ये एक सिफारिश दी। और 4 स्तर कौन कौन से? एक तो राज्य स्तर पे, एक राज्य स्तर पे, फिर दोस्तों जिला स्तर पे, फिर दोस्तों पंचायत स्तर या खंड स्तर पे, और फिर दोस्तों ग्राम स्तर पे। ये 4 हैं जो स्तर होने चाहिए पंचायती राज संस्थाओं के। ये सिफारिश दी जीवी के राव समिति ने। और जीवी के राव समिति की एक और इंपॉर्टेंट सिफारिश थी जहां से प्रश्न आता है। इस समिति ने कहा कि पंचायती राज के जो चुनाव होते हैं उसमें आरक्षण होना चाहिए, रिजर्वेशन है जो होना चाहिए। इनसे पूछा गया रिजर्वेशन किसे देना चाहते हो आप? तो इन्होंने कहा कि एससी समुदाय को, एसटी समुदाय को, ओबीसी को, और किसे दोस्तों? ओबीसी को और महिलाओं को है जो रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। ये सिफारिश भी किसने की? ये सिफारिश भी है जो दोस्तों आपके जीवी के राव समिति ने कही कि क्या होना चाहिए दोस्तों? एससी एसटी और ओबीसी महिलाओं को रिजर्वेशन है जो दिया जाना चाहिए। ये 2 समिति इसकी सिफारिशें हैं जो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने ये भी कहा कि कार्यकाल 5 वर्ष का ही होना चाहिए और राजनीतिक दलों की भूमिका नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल तो ये हो गई दोस्तों आपके जीवी के राव समिति। इसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट समिति है वो कौन सी है? एलएम सिंघवी समिति। एलएम सिंघवी समिति का गठन कब हुआ? तो गठन याद रखना दोस्तों, इसका गठन हुआ 1986 में। 1986 में इस समिति का गठन हुआ। और इसकी सिफारिशों में जो पहली महत्वपूर्ण सिफारिश थी वो कौन सी थी दोस्तों? इन्होंने कहा कि भाई न तो 2 स्तर की पंचायती राज रखनी है, न 4 स्तर की रखनी है। जो बलवंत जी मेहता साहब ने कहा वो बात बिल्कुल ठीक थी, यानी कि पंचायती राज कैसा होना चाहिए? त्रिस्तरीय है जो होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पंचायती राज त्रिस्तरीय है जो होना चाहिए। ये सिफारिश किसने दी दोस्तों? एलएम सिंघवी समिति ने दी। और एलएम सिंघवी समिति ने क्या कहा? एलएम सिंघवी समिति ने कहा कि पंचायती राज संस्थाएं तभी सुदृढ़ हो पाएगी, तभी सही ढंग से काम कर पाएगी जब इन्हें क्या हो दोस्तों? संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो। क्या हो दोस्तों? संवैधानिक दर्जा है जो प्राप्त हो। जब इन्हें संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो जाएगा तभी ये है जो ढंग से काम कर पाएगी। तो संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश किसने की? एलएम सिंघवी समिति ने की दोस्तों। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको तो आप विशेष तौर से ध्यान रखोगे ही रखोगे। और दूसरी सिफारिश क्या दी इन्होंने? तीसरी सिफारिश क्या दी कि राजनीतिक दलों की भूमिका पंचायती राज के चुनावों में नहीं होनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में बताइए देखे कौन सी समिति ने कहा था कि राजनीतिक दलों की भूमिका बढ़नी चाहिए, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और राजनीतिक दलों की भूमिका नहीं होनी चाहिए ये किसने कहा था? एलएम सिंघवी समिति ने कहा था। राजनीतिक दलों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए, ये किसने कहा दोस्तों? सिंघवी समिति ने कहा कि राजनीतिक दलों को है जो बेफालतू में यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए राजनीतिक दलों को। और क्या कहा? और कहा कि जो राज्य वित्त आयोग हैं, राज्य
वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग का है जो गठन किया जाना चाहिए, ताकि इन्हें है जो क्या, ताकि इन्हें है जो दोस्तों फाइनेंस की अच्छी खासी सुविधा प्राप्त हो सके, ताकि ये है जो आर्थिक रूप से कमजोर नहीं रहे। इसलिए दोस्तों ये आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हुआ करती थी ये पंचायती राज संस्थाएं। इसीलिए दोस्तों जो JV.K. राव समिति थी, इसने है जो पंचायती राज संस्थाओं के बारे में क्या कहा था, कथन याद रखना दोस्तों कि ये बिना जड़ की घास है, यह बिना जड़ की घास है। तो यदि आपसे यह पूछा जाए कि पंचायती राज संस्थाओं को बिना जड़ की घास कौन सी समिति में कहा, तो JV.K. राव समिति ने में कहा, क्योंकि इनके पास है जो आर्थिक संसाधनों का बहुत अभाव था। बिल्कुल हेमराज जी सही कह रहे हैं। अशोक मेहता समिति ने क्या कहा, अशोक मेहता समिति ने कहा कि राजनीतिक दलों को शामिल करो, परंतु जो LM संघवी समिति थी, इन्होंने कहा राजनीतिक दलों को शामिल नहीं करना चाहिए, संवैधानिक दर्जा देना चाहिए, वित्त आयोग होना चाहिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएं होनी चाहिए। और दोस्तों इसी समिति की सिफारिश पे, इसी समिति की रिकमेंडेशन पे है जो पहले तो 64 और 65 अमेंडमेंट लाया गया जो पारित नहीं हुआ, बाद में 73वां और 74वां संविधान संशोधन लाया गया और पंचायती राज संस्थाओं को, स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। यदि आपसे यह पूछा जाए कि स्थानीय स्वशासन को, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा कौन सी समिति की सिफारिश पे मिला, तो LM सिंघवी समिति की सिफारिश पे मिला। यह प्रश्न कई बार पूछा गया, आगे भी पूछे जाने की संभावना है, तो आपको है जो इस प्रश्न का आंसर ध्यान में रखना है दोस्तों। LM सिंघवी समिति त्रिस्तरीय, आज भी अपन देखोगे कि पंचायती राज कितने स्तर का है, त्रिस्तरीय है। संवैधानिक दर्जा मिल गया, राजनीतिक दलों की भूमिका आज भी नहीं होती, वित्त आयोग आज भी है। मतलब जो LM सिंघवी समिति ने सिफारिशें दी, उसी सिफारिशों के अकॉर्डिंग है जो संविधान में उपबंध जोड़े गए, इसलिए यह समिति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो अपन अगली समिति ले सकते हैं वो यहीं पे ले लेते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, वो कुछ अलग बात कहती नहीं है। इसके अलावा यदि इसका कार्यकाल पूछा जाए, कार्यकाल के संदर्भ में इन्होंने क्या कहा, तो इन्होंने कहा कि 5 वर्ष का कार्यकाल होना चाहिए, और आज भी अपन देख रहे हैं कि 5 वर्ष का ही कार्यकाल है। इसके बाद जो अगली समिति थी, यहीं पे अपन उल्लेखित कर लेते हैं, PK थुंगुन समिति। PK थुंगुन समिति का भी गठन किया गया। कब किया गया दोस्तों, 1988 को किया गया। क्या सिफारिशें दी इन्होंने, जो सिफारिशें ये हैं सेम टू सेम है, जो इन्होंने भी यही सिफारिशें दी। बिल्कुल मनोज जी स्वागत है। हाँ जी, 73वां 74वां, बिल्कुल 5 ईयर्स, बिल्कुल प्रजापति जी आप सही कह रहे हो, सारी बातें आपकी सही हैं। तो PK थुंगुन समिति ज्यादा कोई विशेष सिफारिशें अलग से नहीं दी जिसको अपन पॉइंट आउट करना चाहें, लगभग यही सिफारिशें दी कि त्रिस्तरीय होनी चाहिए, संवैधानिक दर्जा होना चाहिए, राजनीतिक दलों की भूमिका नहीं होनी चाहिए, और राज्य वित्त आयोग के बारे में तो नहीं कहा, परंतु कार्यकाल इन्होंने भी 5 वर्ष ही बताया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण समितियां थी जिन समितियों की सिफारिश पे इन्हें जो संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब दोस्तों कुछ अन्य समितियां हैं, कई बार से भी प्रश्न आते हैं, तो अन्य समितियां लिख लो, अन्य पंचायती राज से संबंधित अन्य समितियां। अन्य समितियां कौन कौन सी हैं, वहां से भी प्रश्न आ जाते हैं कई बार। तो पहली समिति तो कौन है, के संथानम समिति। के संथानम समिति कब गठित हुई थी, कमेंट बॉक्स में लिख लो यदि आपको पता हो तो, नहीं तो मैं लिख लेता हूं 1963 में। के संथानम समिति का गठन कब हुआ, 1963 में हुआ। क्यों हुआ था कि पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय रूप से कैसे सुदृढ़ किया जाए, इस हेतु है जो इसका गठन हुआ था। और इसी समिति के सिफारिश पे एक बहुत बड़ा दोस्तों कमीशन गठित हुआ, एक आयोग गठित हुआ, वो कौन सा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। के संथानम समिति की सिफारिश पे दोस्तों एक कमीशन गठित हुआ है, उसे अपन CVC कहते हैं। कमेंट बॉक्स में बताओ देखे। हाँ जी, सुरेश कुमार जी स्वागत है आपका, नमस्कार। हाँ 1963, बिल्कुल राजकुमार जी सही कह रहे हो। इस समिति की सिफारिश पे दोस्तों एक आयोग का गठन हुआ, वो कौन सा है आपको यह बताना। और इस समिति के सदस्य राजस्थान के एक मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वो कौन से हैं वो भी बता दो दोस्तों। मैंने मुख्यमंत्री पढ़ाया था तब आपको बताया था। और दूसरी कौन सी है दोस्तों, हाँ 1963 में, मंजू जी सही कह रहे हो, 1963 में इस समिति के सिफारिश पे दोस्तों CVC का गठन हुआ। किसका हुआ, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन है जो इस समिति के सिफारिश पे ही हुआ। RAS में टॉपिक है तो ये ध्यान में रखना दोस्तों।
के संतानम समिति के बाद अपन जो दूसरी समिति लेते हैं वो है दोस्तों सादिक अली समिति। सादिक अली समिति। इन समितियों का वर्ष ध्यान में रख लो, बस ज्यादा कुछ ध्यान में नहीं रखना है क्योंकि कई बार सुमेलित करने के लिए पूछा जाता है। सादिक अली समिति के बाद अपन अगली समिति ले सकते हैं गिरधारी लाल व्यास समिति। गिरधारी लाल व्यास समिति। कौन सी समिति दोस्तों? गिरधारी लाल व्यास समिति है जो अपन ले सकते हैं। बिल्कुल सीवीसी बिल्कुल प्रजापति जी ने बिल्कुल सही कहा, देशराज गुर्जर जी भी हैं जो सही कह रहे हैं। तो गिरधारी लाल व्यास समिति का है जो गठन कब हुआ दोस्तों? गिरधारी लाल व्यास समिति का गठन 1973 में हुआ। इसके संदर्भ में आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि गिरधारी लाल व्यास समिति ने सिफारिश दी कि ग्राम पंचायत स्तर पे कौन से पद का गठन किया जाए? ग्राम सेवक का गठन किया जाए। ग्राम सेवक पद का गठन किया जाए, जो आजकल क्या बन गया है? वीडियो बन गया है, ग्राम विकास अधिकारी हैं जो बन गया है। तो ग्राम सेवक या ग्राम विकास अधिकारी पद के सर्जन हेतु सिफारिश देने वाली समिति कौन सी है? गिरधारी लाल व्यास समिति है। 1973 में है जो इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद जो अपन अगली समिति ले सकते हैं दोस्तों, गॉडगिल समिति ले सकते हैं। गॉडगिल समिति। गॉडगिल समिति की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों गॉडगिल समिति 1988 में स्थापित की गई। और इसके बाद अपन और किसे ले सकते हैं दोस्तों? हरलाल खर्रा समिति को ले सकते हैं। हरलाल खर्रा समिति को ले सकते हैं, 1990 में गठित हुई। इसके अलावा दोस्तों अपन हरीश चंद्र माथुर समिति को ले सकते हैं, शिव शरण माथुर है। 2000 में है जो यह गठित हुई दोस्तों। इस प्रकार से यह कुछ महत्वपूर्ण समितियां थी जिसके बारे में है जो अपन को जानकारी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो लगभग है जो अपन ने सर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बिल्कुल सही कर रहे हैं सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू थैंक यू। दलीय निर्वाचन आयोग अनुशंसा की समिति ने की। दलीय निर्वाचन आयोग, दलीय निर्वाचन आयोग अशोक मेहता समिति। बाकी मैं चेक करके बताऊंगा इसको, बिल्कुल कमल जी चेक करके बताएंगे। हाँ, अब रिवीजन कर लेते हैं अपन इसका। जो बाद में साथी जुड़े हैं उनके लिए भी क्या रहेगा, सही रहेगा, ताकि वो पूरा टॉपिक है जो क्लियर करके जाए दोस्तों। स्थानीय स्वशासन समिति। स्थानीय स्वशासन को है जो अपन पढ़ रहे हैं। स्थानीय स्वशासन से क्या मतलब है दोस्तों? स्थान विशेष का शासन, यानी कि स्थानीय संसाधनों के आधार पे, स्थानीय मुद्दों के आधार पे, स्थानीय लोगों के द्वारा, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो शासन किया जाता है उसे स्थानीय स्वशासन कहते हैं। और दो वर्गों में विभाजित है, ग्रामीण और नगरीय, जिसे है जो संवैधानिक दर्जा मिल गया कौन से? 73वें 74वें संविधान संशोधन के तहत। फिर अपन ने इसके इतिहास पे चर्चा की। इतिहास दो रूपों में देखा, स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद दोस्तों। स्वतंत्रता से पहले को दो खंडों में विभाजित किया, प्राचीन काल और दोस्तों ब्रिटिश काल। प्राचीन काल में अपन ने देखा कि प्राचीन काल में स्थानीय स्वशासन के अवशेष या स्थानीय स्वशासन के प्रमाण कहां पे मिलते हैं? वैदिक सभ्यता में मिलते हैं। सभा समिति और ग्रामीण जो संस्थाएं थी वो लोकल बॉडी ही थी। इसके अलावा अपन ने देखा कि चोल साम्राज्य में सबसे सुदृढ़ रूप से हैं जो पंचायती राज स्वशासन के पंचायतों के अवशेष हैं जो मिलते हैं, प्रमाण हैं जो मिलते हैं, पंचायतों को उद हैं जो वहां पे कहा जाता था। इसके बाद अपन ने मुगल काल को देखा। मुगल काल में जो ग्राम का मुखिया होता था उसे मुकद्दम कहा जाता था और चौधरी भी कहा जाता था। नगरीय व्यवस्था में मुगल काल में जो नगर का मुखिया होता था उसे कोतवाल है जो कहा जाता था। इसके बाद अपन ने देखा ब्रिटिश काल। तो पहली बार मद्रास को नगर निगम बनाया गया 1688 में। फिर दोस्तों माउंट आबू को नगर पालिका बनाया गया 1864 में। और जो लॉर्ड रिपन थे इन्हें है जो स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। अब मेरा आप सभी से प्रश्न ये है कि ये लॉर्ड रिपन भाई साहब भारत के वाइसराय कब से कब तक रहे? इनका कार्यकाल है जो कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए हिस्ट्री पढ़ी होगी आपने, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन ने ब्रिटिश काल में देखा कि जो गांधी जी थे इन्होंने जो ग्राम स्वराज की कल्पना की। और मैंने आपसे पूछा था कि आपको पुस्तक का नाम कमेंट बॉक्स में बताना है, पर किसी ने नहीं बताया। मैं आपको बता देता हूं, गांधी जी की पुस्तक थी माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया। माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया, उस पुस्तक में है जो गांधी जी ने क्या किया था दोस्तों? उस पुस्तक में गांधी जी ने ग्राम स्वराज की कल्पना है जो की थी और उसी ग्राम स्वराज की कल्पना के आधार पे संविधान
बना जब स्वतंत्रता के बाद, तब दोस्तों संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्थाओं का है जो उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 40 से नीति निर्देशक तत्व के तहत केंद्र को यह ड्यूटी देता है कि आप पंचायती राज संस्थाओं का गठन करोगे। तो पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने हेतु सामुदायिक विकास कार्यक्रम केंद्र द्वारा 1952 में चलाया गया, परंतु वो क्या हो गया, असफल हो गया। राजस्थान स्तर पे देखें तो दोस्तों 30 मार्च 1949 को राजस्थान में क्या हो गया था, पंचायती राज विभाग गठित हो गया था और 1953 में अधिनियम आ गया था जो 1 जनवरी 1954 को लागू हुआ और उसी के आधार पर ग्राम पंचायतों का गठन है जो हुआ दोस्तों। इसके बाद अपन ने देखा कि राजस्थान के रियासत काल में कहां-कहां पे पंचायती राज अधिनियम आ गए थे, तो बीकानेर में 1928 में सबसे पहले, इसके बाद जयपुर में 1938 में, फिर सिरोही में 1943 में, फिर भरतपुर 1944, करौली 1949 को है जो पंचायती राज अधिनियम यहाँ पे भी लाए गए। तो बीकानेर एक याद रख लेना आप, तो सबसे पहले कहां पे, बीकानेर में, ये प्रश्न पूछा भी गया है। तो 1928 में राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम लाने वाली पहली रियासत कौन सी थी, बीकानेर थी। इसके बाद अपन ने चर्चा की कि जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम असफल हो गया, उस असफलता का मूल्यांकन करने हेतु पहली समिति बनती है बलवंत राय मेहता समिति, जिसका गठन होता है जनवरी 1957 को। उद्देश्य क्या था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का मूल्यांकन करना। रिपोर्ट आई नवंबर 1957 को, 24 नवंबर 1957 को। सिफारिशें क्या दी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पे बल दिया जाए, इसीलिए है जो बलवंत राय मेहता को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का क्या कहा जाता है, जनक है जो कहा जाता है। और सिफारिश थी कि जो पंचायती राज संस्था गठित होगी वो कैसी होनी चाहिए, त्रिस्तरीय है जो होनी चाहिए। इसके बाद जो बात की गई दोस्तों कि बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के बाद पंचायती राज का सूत्रपात कैसे हुआ, तो 2 अक्टूबर 1949 को इसका सूत्रपात हुआ। पंडित नेहरू द्वारा इसका सूत्रपात किया गया। कहां पे किया गया, नागौर में किया गया, नागौर के बगदरी गांव में किया गया। पंचायती राज का सूत्रपात हुआ। मुख्यमंत्री कौन थे उस समय, मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। और दूसरा राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश था, जहां 11 अक्टूबर 1949 को इसका सूत्रपात किया गया। इस 11 अक्टूबर 1949 को आंध्र प्रदेश में पंचायती राज का उद्घाटन किसने किया, यह आपको कमेंट बॉक्स में है जो बताना है। हाँ जी, अशोक मेहता समिति के बारे में अपन ने चर्चा की। गठन हुआ 1977 में। सिफारिश क्या दी कि पंचायती राज संस्था द्विस्तरीय होनी चाहिए, राजनीतिक दलों की भूमिका है जो बढ़नी चाहिए, कार्यकाल 4 वर्ष का होना चाहिए। इसके बाद जीवी के राव समिति, जिसे कार्ड समिति भी कहते हैं, 1985 में गठित हुई। सिफारिश क्या दी कि पंचायती राज संस्थाएं 4 स्तर की होनी चाहिए। आरक्षण की बात की, SC ST और OBC को आरक्षण देने के साथ साथ महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। अभी दोस्तों महिलाओं को आरक्षण देने हेतु संसद के विशेष सत्र में बिल रखा गया है, आप सभी को इसकी जानकारी होगी। और दोस्तों जीवी के राव समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को धन का अभाव होने के कारण बिना जड़ की घास भी कहा था दोस्तों। इसके बाद अपन ने LM सिंघवी समिति की बात की, 1986 में गठित हुई। इसकी जो सिफारिशें थी वो पहली सिफारिश थी कि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था गठित हो और दोस्तों पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, राजनीतिक दलों की भूमिका नहीं होनी चाहिए, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए और कार्यकाल कितना होना चाहिए, 5 वर्ष का है जो होना चाहिए। फिर अपन ने देखा PK थुंगुन समिति। कौन सी समिति दोस्तों, PK थुंगुन समिति। इसके बाद है जो अपन ने देखा अन्य समितियां, के संतानम समिति 1963, सादिक अली समिति 1967, गिरधारी लाल व्यास समिति 1973 जिसने है जो वीडियो के पद की सिफारिश की थी, गॉडगिल समिति 1988, हरलाल समिति खर्रा समिति 1990 और शिवशरण माथुर समिति 2000। तो ये था दोस्तों आज अपन ने जो स्थानीय स्वशासन है उसकी पृष्ठभूमि पे चर्चा की और उसकी जो समितियां हैं उस पे चर्चा की। कल दोस्तों अपन 73वां संविधान संशोधन पढ़ना प्रारंभ करेंगे, पंचायती राज व्यवस्था के एक एक अनुच्छेद को जानेंगे, एक एक प्रावधान को जानेंगे। तो कल की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट रहेगी, आप सभी को ठीक 7 बजे उपस्थित हो जाना है। ठीक 7 बजे से अपनी क्लास लाइव रहेगी। आज तो मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, मिलते हैं कल ठीक 7 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।